बरखा का बड़ा सपना था कि उसकी बेटी नीलम पढ़ लिखकर एक बड़ी अफसर बने। पर जब भी बरखा नीलम की पढ़ाई के लिए पैसे जमा करती, उसका शराबी पति विमल रुपए चुरा लिया करता था। लुट गई, बर्बाद हो गई। ऐसे बेवड़े पति से शादी करके मेरी तो किस्मत ही फूट गई। तेरी भी किस्मत फूटी है, तू कभी पढ़ लिख कर बड़ी नहीं हो सकती। ऐसा क्यों बोल रही हो माँ? तेरा शराबी बाप तेरी पढ़ाई के लिए जमा किए हुए सारे पैसे चुरा लेता है, तो तू कैसे पढ़ेगी? बरखा गुस्से में आग बबूला हो रही थी और वहां विमल गांव के चौराहे पर शराब पीकर गिरा पड़ा था। मेरा तो नसीब ही फूट गया। हे भगवान, मेरा तो नसीब बिल्कुल फूट गया इसके चक्कर में। अरे दीदी, आप यहाँ रो रो कर जी जला रही हो और वो वहाँ आपके पतिदेव चौराहे पे लोट पोट करके आपकी इज्जत उतार रहे हैं। ये सुनते ही बरखा और नीलम दोनों चौराहे पर गए और वहां उन लोगों ने विमल को बेहोश पाया। दोनों मिलकर विमल को घर ले आए। अगले दिन हमेशा की तरह बरखा अपने पति को कोसने लगी। तुम्हें कुछ लाज लज्जा है कि नहीं? बेटी की पढ़ाई के लिए जमाए हुए पैसों से शराब पीते हुए शर्म नहीं आती? अब तो लगता है इसे घर बैठना पड़ेगा। मेरी बेटी पढ़ेगी, बहुत पढ़ेगी और बड़ी ऑफिसर बनेगी। हाँ हाँ, बहुत बड़ी बनेगी, पर अगर तुम इसे बनने दो तो। इससे तो अच्छा होता कि इसका बाप ही ना होता। बीवी की खिटपिट सुनकर विमल घर से चला गया और जाकर चौराहे पे बैठ गया। वो अकेले ही बड़बड़ा रहा था। तभी उसके बगल में एक ठग आके बैठ गया जिसका नाम था कल्लू। आओ आओ, सट्टा लगाओ, जो भी जीतेगा दुगुना दाम मिलेगा। आओ आओ आओ। वहां एक गांव वाला आया। भाई, करना क्या है? ज्यादा कुछ नहीं, मुझसे सांप सीढ़ी में जीतना है और दुगुने पैसे तुम्हारे। बस, मैं तो सांप सीढ़ी में चैंपियन हूँ। मेरे 20 रुपए। वो गांव वाला कल्लू के साथ सांप सीढ़ी खेलने लगा। विमल और गांव वाले दोनों को गौर से देखने लगे। और अंत में गांव वाला जीत गया और कल्लू ने उसे 40 रुपए दे दिए, जो जीतकर वो गांव वाला बहुत ही ज्यादा खुश था। क्या इस गांव में कोई बड़ा सट्टा लगाने वाला नहीं है? जो भी चाहो सट्टे में लगा दो, गहने, गाड़ी, घर, दुगना मिलेगा दुगना। कल्लू की ये बात सुनकर विमल सोचने लगा, क्यों ना मैं अपना घर सट्टे पे लगा दूं? जीत तो मैं जाऊंगा ही, फिर मुझे एक और घर मिलेगा जिसे बेचकर सारे पैसे नीलम की पढ़ाई के लिए दे दूंगा। फिर बरखा की किटकिट भी नहीं रहेगी। मैं लगाऊंगा बड़ा सट्टा। मैं। हाँ भाई, क्या लगाओगे? मेरे घर। ये सुनकर कल्लू बहुत खुश हुआ और उन दोनों ने सांप सीढ़ी खेलना शुरू कर दिया। सारे आसपास के लोग सांप सीढ़ी पे नजरें गड़ाए बैठे थे। विमल को लग रहा था कि वो जीतने वाला है, पर अंत में खेल उलट गया। विमल को सांप ने काट लिया। और कल्लू खेल जीत गया। अब तुम्हारा घर मेरा हुआ। कल्लू विमल के घर पहुंचा। कल्लू के आदमी सारी चीज बाहर फेंक रहे थे। विमल ने बरखा और नीलम को सारा सच बताया। मुझे लगा था मैं जीत जाऊंगा,
और नीलम की पढ़ाई के लिए पैसे मिल जाएंगे। पर मैं हार गया। नीलम और बरखा भी रो रही थीं। तभी वहां एक सिद्ध पुरुष आए। वो कल्लू के पास गए। ये घर क्या? मैं तुम्हें मेरा घर भी दे दूंगा, पर तुम्हें मुझसे जीतना होगा। ये सुनकर कल्लू खुश हुआ। उसे लगा एक और बकरा मिल गया। लेकिन सांप सीढ़ी मेरी होगी। ठीक है। दोनों ने खेल शुरू किया। सारे गांव वाले और विमल का परिवार एकटक देखने लगे। पहली चाल कल्लू की थी और जैसे ही उसने पासे फेंके तो 6 अंक आए। वो खुश हुआ। अगली चाल सिद्ध पुरुष की थी। उसने पासे फेंके, उनका भी 6 अंक आया। फिर 6, फिर 6, फिर सीधी, फिर 6, वापस सीधी। सिद्ध पुरुष की 2.5 चाल ही रही थी। उन्हें कभी 6 आता तो कभी सीधी मिलती और वो खेल जीत गए। गांव वालों को और कल्लू को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। ये कैसे हो सकता है? अब ये घर इन्हें वापस करो और अगली बार मुझे दिखे तो जो कुछ भी तुम्हारा है वो भी छीन लूंगा। विमल का पूरा परिवार सिद्ध पुरुष के पैरों में गिर गया। सिद्ध पुरुष ने वो सांप सीढ़ी नीलम को दी। ये लो बेटा, अब ये तुम खेलो। पर ये तो जादुई सांप सीढ़ी है ना? ये सुनकर वो सिद्ध पुरुष मुस्कुराते हुए वहां से निकल गए। वो सांप सीढ़ी विमल के परिवार के लिए तो जादुई ही थी। केतकी अपने टीनेज में कराटे चैंपियन रह चुकी है। उस वक्त केतकी अच्छों को पछाड़ देती थी। केतकी ने कई मेडल्स भी जीते थे, पर समय के साथ केतकी ने कराटे छोड़ दिया। अब 20 साल बाद केतकी एक हाउसवाइफ है जिसकी एक 15 साल की बेटी है, काया। केतकी ने अपनी बेटी काया को बहुत कम उम्र में ही कराटे सिखाना शुरू कर दिया था। वो खुद अपनी बेटी को प्रैक्टिस करवाती थी। एक दिन की बात है, काया और केतकी साथ में बाजार गए थे। मम्मी, वहाँ देखो ना, कितनी सुंदर बैंगल्स हैं। हाँ, अच्छी है, चलो देखते हैं। केतकी और काया बैंगल वाले की दुकान पर बैंगल्स देख ही रही थीं कि एक लोफरों के ग्रुप की नजर काया पर पड़ गई। भाई भाई भाई, देखना क्या मस्त माल है। अब देखना क्या, चल छूते हैं। वो लोफर काया की ओर बढ़ रहा था, पर जैसे ही वो लड़का काया की कमर को छूने वाला था, केतकी ने उसका हाथ पकड़ लिया और बड़ी फुर्ती से उसका हाथ मरोड़ दिया। अरे अरे, छोड़ मुझे, छोड़। उस लड़के की मदद करने दूसरा लड़का आगे आया, पर काया ने उसे कराटे चॉप दिया और वो लड़का वहीं ढेर हो गया। एक एक करके उस गैंग का हर लड़का आगे आया, पर इन माँ बेटी के आगे वो टिक नहीं पाए। वहीं दूर खड़ी एक लड़की ये सारा सीन अपने फोन में रिकॉर्ड कर रही थी। सारे लोफरों की अच्छी खासी पिटाई करने के बाद माँ बेटी वहाँ से चले गए। सभी लोग तालियां बजा रहे थे और उस लड़की ने वो वीडियो YouTube पर डाल दिया। रात को जब काया को अपने फ्रेंड का मैसेज आया, उसने देखा तो वो उनका ही वीडियो था। काया दौड़ के अपनी मम्मी के पास गई। देखो मम्मी, किसी ने हमारा वीडियो YouTube पे डाला है। कौन सा वीडियो? अरे आज जो हमने पिटाई की थी ना वो, और कितने सारे कमेंट्स भी आए हैं। फिर माँ बेटी दोनों कमेंट्स पढ़ने लगे। ये कमेंट देख, आंटी क्या आप हमें भी ऐसे फाइट करना सिखा सकती हैं? ये भी, दीदी हम भी ऐसे रोज रोज की छेड़छाड़ से परेशान हैं। काश हम भी आपकी तरह लोफरों को सबक सिखा सकते। कितना अच्छा होता है कि मैं दूसरी लड़कियों को भी कराटे के मूव सिखा सकती, पर ऐसा पॉसिबल थोड़ी है। क्यों नहीं पॉसिबल है? मतलब? अरे मम्मी, YouTube, आप जैसे YouTube से रेसिपी सीखते हैं ना, वैसे ही आप सेल्फ डिफेंस भी सिखा सकते हो। सोचो, आपके वीडियो से कितनी सारी लड़कियां सेल्फ डिफेंस सीख जाएंगी। पर बेटा, मैं ये सब कैसे कर पाऊंगी? मैं हूँ ना, हम दोनों मिलकर कर लेंगे। और अगले ही दिन से काया और केतकी ने वीडियो शूट करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने चैनल का नाम शक्ति रखा। उनका पहला वीडियो ही वायरल हो गया। फिर क्या था, हर हफ्ते वो लोग एक नया वीडियो शूट करके YouTube पर डालने लगी।
कई लड़कियां उनके वीडियो को घर पर प्रैक्टिस करने लगी। फिर एक दिन एक 15 साल की लड़की ने 2 लफंगों को भरे बाजार में पीट दिया। जब उस लड़की को रिपोर्टर्स ने पूछा तो उसने बताया कि उसने ये सब शक्ति नाम के YouTube चैनल से सीखा है और बस तब से शक्ति चैनल चल पड़ा। रोज लाखों व्यूज आते थे, पर केतकी और काया तो ये सोचकर ही खुश थे कि उन्होंने कई और लड़कियों की जिंदगी में बदलाव लाया था। जब एक दिन रिपोर्टर केतकी का इंटरव्यू ले रहे थे, तब केतकी ने कहा, लड़कियां कमजोर नहीं होती, बस जरूरत होती है उनके अंदर की शक्ति को जगाने की, और वही मैं अपने चैनल के जरिए करना चाहती हूँ ताकि हर लड़की हमेशा सेफ हो। केतकी की इस सोच को बढ़ावा मिलना चाहिए, तब न औरतों पर जुल्म होगा, न ही बच्चियों पर क्राइम, और ये दुनिया औरतों के लिए सेफ बन जाएगी। ये है मानिक का परिवार, चिंकी और बंटी और पत्नी गोलू। वैसे इनका नाम नीता है, पर इनके गोल मटोल शरीर की वजह से इन्हें गोलू ही बोलते हैं। अरे गोलू, तुम लोग जाने से पहले मेरा खाना मेरे कमरे में रख देना, समझी? जी माँ जी। अरे गोलू, मेरी घड़ी नहीं दिख रही है, तुमने देखी है क्या? हाँ, आपकी अलमारी में रखी थी। नीता शुरू से मोटी नहीं थी। ये है नीता और मानिक के शादी का फोटो। हाँ, आपको यकीन नहीं होता होगा, पर ये जो खूबसूरत लड़की है ये नीता ही है। फिर आप सोच रहे होंगे कि नीता ऐसी मोटी कैसे हो गई? तो इसका कारण है उसके दोनों बच्चे। प्रेगनेंसी के बाद नीता मोटी होने लगी और बच्चों को संभालने में वो अपना ख्याल ही नहीं रख पाई। खैर, आज ये पूरा परिवार एक पार्टी में जा रहा है। मानिक के दोस्त के बेटे का बर्थडे है। सभी मेहमानों की तरह मानिक और उसका परिवार भी बर्थडे पार्टी में पहुंच गया, पर यहाँ गोलू को दूसरी औरतों को देखकर बुरा फील होने लगा। ये सभी औरतों ने अपने आप को कितना अच्छे से मेंटेन किया है, हर एक मैं हूँ। और तभी मानिक ने आवाज लगाई, गोलू। गोलू सुनकर सभी की नजर नीता पर गई और नीता को शर्म आने लगी। वो एम्बैरस हो गई थी। नीता ने जैसे तैसे कुछ समय उस पार्टी में बिताया। अब यहाँ से चलते हैं, माँ जी राह देख रही होंगी, चलो ना। मानिक समझ गया कि नीता को वहाँ अच्छा नहीं लग रहा और वो लोग जल्द ही वहाँ से निकल गए। उस रात नीता उदास थी। मानिक उसके पास गया। अरे सॉरी, गलती से मुंह से निकल गया। अब आदत हो गई है ना तुम्हें गोलू बोलने की। कोई नहीं। नीता ने मानिक से कुछ नहीं बोला, पर फिर भी उसे अंदर से बुरा लग रहा था। अगर मैं मोटी नहीं होती तो कितना अच्छा होता ना। मैं पहले कितनी सुंदर थी और अब मुझे कुछ न कुछ तो करना ही चाहिए इस मोटापे का। तो अगले दिन से नीता काम खत्म करके शाम में वॉक पर निकल पड़ी। जब वो घर की ओर लौट रही थी तो उसी रास्ते में उसकी पुरानी दोस्त शिखा मिली। अरे बाप रे, इतने सालों बाद कैसी है तू? मैं तो अच्छी हूँ, तू बता तेरा क्या हाल है? बस मैं भी अच्छी हूँ। यहीं पास में मैंने एक जिम खोला है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं भी सोच रही थी कि जिम ज्वाइन कर लूँ, पर झिझक रही थी। तू जरा भी टेंशन मत ले, मेरा खुद का जिम है। नीता ने शिखा को अपने मोटापे के बारे में बताया। दोनों ने मोबाइल नंबर एक्सचेंज किया। घर पहुंचते ही नीता के मोबाइल पर डाइट आ गया। वो खुश थी कि अब उसका मोटापा जरूर जाएगा। अगले दिन नीता शाम में वॉक पे नहीं, जिम पहुंची। शिखा ने नीता का वर्कआउट करवाना स्टार्ट किया। शुरू में नीता के लिए ये सब बहुत डिफिकल्ट था, पर उसने हार नहीं मानी। वो हर दिन जिम जाती रही। नीता को सैलेड वगैरह खाता देख मानिक भी समझ गया था, पर उसने नीता को नहीं टोका। ये सिलसिला 8 महीनों तक चलता रहा। नीता ने अपना अच्छा खासा वजन घटा लिया था। अब जब वो अपना शरीर आईने में देखती तो उसे अच्छा लगता। वो खुश थी और उसको खुश देखकर मानिक और उसकी सास भी बहुत खुश थे। अब जब मानिक का परिवार फिर से एक पार्टी में गया तो नीता को देखकर सब दंग रह गए।
अरे नीता जी, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ये आप हो। बहुत ही खूबसूरत लग रही हो आप। थैंक यू। इस बार नीता पार्टी की स्टार थी। उसे अच्छा लग रहा था कि लोग उसके बारे में बातें कर रहे हैं। नीता, यहाँ आओ, मेरे बॉस से मिलो। माँ ने खुद नीता को सभी से मिलवा रहा था। ये नीता को भी बहुत अच्छा लग रहा था। नीता की तरह कई और औरतें जिनको मोटापे से शर्मिंदगी महसूस होती है, पर नीता ने साबित कर दिया कि अगर हम ठान लें तो मोटापे से जीतना इतना भी मुश्किल नहीं है। लता आज बहुत खुश थी क्योंकि विदेश से उसके बेटे विकी का फोन आया था। बेटा, तू सच में अगले हफ्ते घर आ रहा है? ये तो बहुत अच्छी खबर है। आराम से आ और अपना ख्याल रख। लता का बेटा विकी विदेश में पढ़ाई करने गया था और अब 3 साल के बाद वो वापस घर लौट रहा था। ये खबर सुनकर लता फूले न समाई। वो घर भर चिल्लाने लगी, अजी सुनते हो? जल्दी यहाँ आओ। क्या बात है भाग्यवान, क्यों इतना चीख रही हो? विकी अगले हफ्ते घर आ रहा है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। और पता है, मैंने उसके लिए एक लड़की भी ढूंढ ली है। इस बार जब वो आएगा तो उसकी शादी करवा ही देंगे। यहाँ लता विकी की शादी अपनी पसंद की लड़की से करवाने की सोच रही थी और वहाँ विकी अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में माँ से बात करने वाला था। एना, my mother would be so happy seeing you. खबर मिलते ही लता ने तैयारियां शुरू कर दी। उसने घर पेंट करवाया, फर्नीचर बदलवाया और विकी का कमरा भी साफ करवा दिया। अब सब अच्छा लग रहा है। कल जब विकी आएगा तो खुश हो जाएगा। अगले दिन बेल बजते ही लता पूजा की थाली लेकर दरवाजे पे पहुंची। अपने बेटे को देख बहुत खुश हुई, पर विकी बार बार पीछे देख रहा था। Hey Anna, come here. लता ने एना को देखा और वो थोड़ी चौंक गई। ये तेरी दोस्त है क्या? नहीं माँ, ये आपकी होने वाली बहू है एना। ये सुनकर लता को झटका लगा। साथ ही उसके बुने हुए सारे सपने टूट गए। लेकिन उस वक्त लता ने कोई बखेड़ा नहीं बनाया। विकी और एना घर आए और पापा के पैर छुए। खुश रहो, हमेशा खुश रहो। बेटा, तुम लोग बहुत थक गए होंगे, जाकर फ्रेश हो जाओ। जी पापा। विकी एना को अपने कमरे में ले गया। यहाँ लता उदास हो गई। मुकेश उसे समझाने लगा, अरे क्या फर्क पड़ता है, बहू हमारे पसंद की हो या विक्की के पसंद की, उसको जिंदगी बितानी है। अच्छा है कि वो अपनी पसंद की लड़की के साथ बिताए। पर एक फिरंग, मेरी सारी सहेलियां मेरा मजाक उड़ाएंगी, बोलेगी कि अपने बेटे को अपने काबू में न रख पाई। अब जो है तो है, बाकी तुम समझदार हो, जितनी जल्दी समझ जाओ उतना अच्छा है। लता इस बात से उदास थी। उसकी सारी एक्साइटमेंट जा चुकी थी, पर उसने विक्की से कुछ नहीं बोला। दोपहर बाद एना लता की मदद करने किचन में गई। डू यू नीड एनी हेल्प? कुछ मदद करूं मैं? नहीं, मैं सब कर दूंगी। वैसे भी तुम्हें खाना बनाना वगैरह कहाँ आता होगा। मैं सीख सकती हूँ। अच्छा है, अब तुम्हें खाना भी सिखाना होगा। कोई नहीं, 1-2 दिन आराम कर लो, फिर मुझे ही तुझे सब सिखाना है। जाओ, विकी तुम्हारी वेट कर रहा होगा। ओके। इस रात जब सब सो गए तो एना जगी थी। मे बी विकीज मदर डजंट लाइक मी। यही सोचते सोचते जब एना ने खिड़की से बाहर देखा तो उसे एक चोरों की टोली दिखाई दी जो घर से कुछ लूट कर ले जा रही थी। वेट! एना खिड़की से कूद गई
उसने चोरों को रोका और उनकी अच्छे से पिटाई करने लगी। चोरों की चीखें सुनकर आसपास के पड़ोसी जग गए। जब सब बाहर आए तो अरे वाह बेटी, तूने तो इन चोरों को अच्छा सबक सिखा दिया। वैसे तू है कौन? ये मेरी होने वाली बहू है। लता को अपनी बहू की तारीफ सुनकर बहुत खुशी हुई और अब उसने अपने बेटे की पसंद की लड़की से कोई गिला शिकवा नहीं था, क्योंकि अब लता की सहेलियां लता की तारीफ ही कर रही थी।